बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवधी पडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में गुरुवार सुबह पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप बेस्ड टैक्सियों पर लगाई गई रोक। पंजाब में पीआरटीसी व पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियंस ने 9 नवंबर को हड़ताल का फैसला लिया वापस। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ कर रही ईडी। अब खबरें विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में गुरुवार सुबह पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई। बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने नयनपुर पोस्ट पर गोलीबारी हुई है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जवान का नाम लाल फन कीमा बताया जा रहा है। वहीं शोपिया के तोहलान इलाके में बुधवार देर रात सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के एक आतंकी को मार गिराया गया। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। अन्य आतंकियों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि ये 3 हफ्तों में तीसरी बार है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सबसे पहले 17 अक्टूबर को पाक रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की गई थी। इसमें 2 बीएसएफ जवान घायल हुए थे। वहीं दूसरी बार 26 अक्टूबर को जम्मू के अरवनिया और सुचेतकर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान और एक महिला घायल हो गई थी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप बेस्ड टैक्सियों पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला उबर सहित ऐप बेस्ड दूसरी टैक्सियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड टैक्सियां ही चलेंगी। दिल्ली सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान भी किया है। गौरतलब है कि हर साल दिसंबर जनवरी के बीच स्कूलों में विंटर वेकेशन होती है, लेकिन इस बार प्रदूषण की वजह से नवंबर में ही छुट्टियां कर दी गई है। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने बुधवार को ये आदेश जारी किया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सिर्फ प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया था। बता दें कि प्रदूषण का असर दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक लगने वाले 42वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर भी देखने को मिल रहा है। आईआईटीएफ के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि अब तक 8 देशों ने अपने कारोबारियों और डेलीगेशन को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 5 से 6 दिनों तक एयर क्वालिटी गंभीर रहेगी। प्रदूषण से राहत की कोई संभावना नहीं है। पंजाब में पीआरटीसी व पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने 9 नवंबर गुरुवार को हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। इससे बसों में सफर करने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है। यूनियन के इस फैसले के बाद आज सरकारी बसें पंजाब में सामान्य चलेंगी। दरअसल यूनियन की प्रमुख मांग को पंजाब सरकार ने देर रात मान लिया और संबंधित पत्र जारी कर दिया गया। बता दें कि वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य कई मांगों को लेकर पंजाब में चक्का जाम की तैयारी थी। ऐसे में त्योहारों में पनबस, रोडवेज या पेप्सो बसों में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। यूनियन ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में भी संघर्ष जारी रहेगा। अमृतसर कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के प्रधान जोत सिंह ने बताया कि देर रात यूनियन की प्रमुख मांग वेतन में 5% की बढ़ोतरी को मान लिया गया और लेटर भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद यूनियन ने चक्का जाम करने के फैसले को वापस ले लिया। इससे पहले रोडवेज के कर्मचारियों ने 14 अगस्त से 16 अगस्त तक 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की थी। तब मुख्यमंत्री भगवंत मान से पैनल मीटिंग का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई थी। पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रदेश नेता गुरप्रीत सिंह ढिल्लों का कहना था कि रोडवेज में लंबे समय से ठेके पर काम करते आ रहे कर्मचारियों की विभाग के आला अफसरों के साथ मुख्यमंत्री से भी बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों में मांगों को पूरा करने का आश्वासन तो जरूर मिलता है, लेकिन अभी तक उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई है। सरकार ने कहा था कि विभाग में ठेके पर 10 साल से काम कर रहे कर्मियों को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार का ये वादा
अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते इस बार बिना मांग पूरी किए हड़ताल वापस न लेने की मांग कर्मचारी उठा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी से आज ईडी पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ने बुधवार को टीएमसी सांसद को समन भेजा था। इससे पहले ईडी ने 3 अक्टूबर को अभिषेक बैनर्जी को पेश होने के लिए कहा था। हालांकि अभिषेक बैनर्जी उस दिन ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। वह दिल्ली में 2-3 अक्टूबर को टीएमसी के विरोध प्रदर्शन में चले गए थे। बता दें कि बंगाल में हुआ ये घोटाला 2014 का है। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। ईडी ने पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में हैं। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम और सिंबल पर शरद पवार और अजीत पवार के दावों को लेकर आज चुनाव आयोग में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई 9 अक्टूबर को हुई थी। उस दौरान शरद गुट ने अजीत गुट की तरफ से चुनाव आयोग को पेश किए गए 9000 से ज्यादा दस्तावेजों में गड़बड़ियां मिलने का दावा किया था। शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग के सामने पेश हुए थे। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अजीत पवार गुट की ओर से किए गए दावों पर शरद गुट को 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा था। दरअसल अजीत पवार ने दावा किया था कि उन्हें महाराष्ट्र में 53 एनसीपी विधायकों में से 42, 9 एमएलसी में से 6, नागालैंड में सभी 7 विधायकों और राज्यसभा लोकसभा में एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने 30 जून को चुनाव आयोग में याचिका दायर कर एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। हिमाचल की बेटियों ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की कबड्डी स्पर्धा में एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता और कबड्डी पर हिमाचल की बादशाहत को कायम रखा। गोवा में चल रहे बुधवार को हरियाणा के साथ खेले गए फाइनल में हिमाचल ने 32-23 अंक से जीत हासिल की। पहले हाफ तक दोनों टीमें 12-12 अंक के साथ बराबरी पर थी, मगर हिमाचल की टीम ने दूसरे हाफ में शानदार खेल दिखाते हुए 20 अंक जोड़े, जबकि हरियाणा की टीम दूसरे हाफ में 9 ही अंक ले पाई। इस तरह हिमाचल ने ये मुकाबला अपने नाम कर दिया। हिमाचल टीम की कप्तानी सिरमौर की बेटी पुष्पा राणा ने की, जिन्होंने हाल ही में चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन किया था। बता दें कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल ने पहले मैच में महाराष्ट्र को 44-23 के अंतर से पराजित किया, जबकि दूसरे मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 52-22 अंक, तीसरे मैच में राजस्थान को 36-23 तथा सेमीफाइनल में पंजाब को 48-30 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। हिमाचल की बेटियों ने फाइनल में भी अपनी शानदार फॉर्म को कायम रखा। गोल्ड मेडल जीतने के बाद हिमाचल की बेटियों ने पहाड़ी नाटी लगाई। बेटियों की इस जीत के बाद प्रदेश में खुशी का माहौल है। सरकारी, ग्रांटेड और निजी स्कूलों में प्री परीक्षा खत्म हो गई है। 9 नवंबर से दिवाली की छुट्टियां शुरू होंगी, जो 21 दिनों तक रहेंगी। इस बार दिवाली वेकेशन के बाद छात्रों को परीक्षा का परिणाम दिए जाएंगे। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजों में भी 9 नवंबर से दिवाली वेकेशन शुरू होगा। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर से स्कूलों में परीक्षा का आरंभ हुआ था, जिसमें कक्षा 3 से 5 और उसके बाद शनिवार से कक्षा 6 से 8 की परीक्षा भी खत्म हो गई है। सरकारी और ग्रांटेड स्कूलों में सेमेस्टर परीक्षा खत्म होने के साथ ही उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन समेत अन्य कार्य शुरू हो गए हैं। 9 नवंबर से दिवाली वेकेशन शुरू होने वाला है। इसके चलते इस बार परिणाम दिवाली वेकेशन के बाद मिलेगा। दिवाली वेकेशन में हॉस्टल नहीं छोड़ने वाले छात्रों को फॉर्म भरने होंगे। वीएनएसजीयू में दिवाली वेकेशन की घोषणा की गई है। वेकेशन शुरू होते ही बॉयज हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को वेकेशन में अपने रूम बंद कर ताला मारने के साथ उसकी चाबी जमा करवानी होगी। जो हॉस्टल में रहेंगे उन्हें हर वक्त आईडी कार्ड साथ में रखना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस में आने नहीं दिया जाएगा। गुरुग्राम में बुधवार रात एक चलती स्लीपर बस में आग लग गई।
घटना दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झारसा फ्लाईओवर के पास रात 8:30 बजे हुई। जानकारी मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलस गए हैं। 5 घायलों को मेदांता अस्पताल और 7 घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने बताया कि घटना के वक्त बस में करीब 35-40 लोग सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और दिवाली के मौके पर अपने घर जा रहे थे। इन्होंने अपने साथ छोटे गैस सिलेंडर भी रखे थे। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आग इन छोटे सिलेंडरों की वजह से लगी होगी। हालांकि फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना को लेकर एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि बस अरुणाचल प्रदेश की है। घटनास्थल से 2 लोगों की डेड बॉडी रिकवर की गई है। बस में सवार सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस ने ये भी बताया कि घटना के बाद बस का ड्राइवर भाग गया, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।